क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। जय जिनेंद्र बंधुओं, मैं कवि डॉक्टर राहुल जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। दोस्तों, आज के हमारे एपिसोड की खासियत यह है कि आज के हमारे सारे कवि मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। तो आइए मुलाकात कराते हैं आपके हमारे मेहमानों से। आज हमारे बीच में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर देशभक्ति की ध्वजा फहराने वाले एक राष्ट्रीय कवि आए हुए हैं जिनका नाम होता है श्री मदन मोहन समर जी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर से आज एक बेहतरीन युवा गीतकार हमारे बीच में आए हैं जिनका नाम होता है गौरव सिंह चौहान जी, और जिन्हें हम प्यार से गौरव साक्षी भी कहते हैं। और इनके साथ में हमारे बीच में भोपाल से एक वरिष्ठ हास्य कवि आए हुए हैं जिनका नाम है श्री धूमकेतु जी। और दोस्तों, विदिशा से हमारे बीच में हास्य व्यंग का एक अद्भुत रचनाकार आया हुआ है जिसका नाम है अमित जैन सिरफिरा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत उसी कवि से करता हूं, उसी वायरल कवि से करता हूं जिसको आपने YouTube और Facebook के माध्यम से कई बार सुना होगा। वैसे तो वह एक जबरदस्त हास्य कवि है, पर उसकी एक कविता जो कि मध्यम वर्ग पर आधारित है वह मेरे बहुत मन की कविता है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं बहुत चाहता हूं कि वह अपनी वही मध्यम वर्ग की कविता आज हमारे बीच में प्रस्तुत करें। तो जो व्यक्ति हर ओर से, चारों ओर से दुख तकलीफ से घिरा हो वह भी ठीक हो जाता है यदि सुन ले अमित सिरफिरा को। तो आइए आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं अमित जैन सिरफिरा को। नमस्कार मित्रों, जय जिनेंद्र। मैं अमित जैन सिरफिरा विदिशा मध्य प्रदेश से पारस चैनल और डॉक्टर राहुल जैन का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, ये कोरोना काल में हर परिवार को कोई ना कोई समस्याएं हुई हैं, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी, इसे हम मध्यम वर्ग कहते हैं, जिसको कुछ ज्यादा ही मुसीबतों का सामना करना पड़ा। मैंने कुछ कहने की एक कोशिश की है कि मैं मध्यम वर्ग से आता हूं, मैं मध्यम वर्ग से आता हूं, इस देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण किरदार निभाता हूं। मैं मध्यम वर्ग से आता हूं, इस देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हूं। सरकार किसी की भी हो दोस्तों, सरकार किसी की भी हो दोस्तों, हर बार बस मैं ही ठगा जाता हूं। मैं मध्यम वर्ग से, बहुत सुंदर, इस देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य किरदार हूं, इस देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य किरदार हूं। सारे टैक्स भरता हूं साहब, फिर भी कर्जदार। सारे टैक्स भरता हूं साहब, फिर भी कर्जदार हूं। कुछ तो मेरे लिए भी होगा संविधान में साहब, कुछ तो मेरे लिए भी होगा संविधान में साहब। देखिए ना, मैं भी मजबूर हूं, बेबस हूं, लाचार हूं। मैं मध्यम वर्गीय परिवार हूं। वाह। छोटा मोटा व्यापार करते हैं साहब, छोटा मोटा व्यापार करते हैं साहब, उसी से अपना घर चलाते हैं। छोटा मोटा व्यापार करते हैं साहब, उसी से अपना घर चलाते हैं। कुछ भी तो नहीं मांगते आपसे, ना कर्जा माफ कराते हैं। कुछ भी तो नहीं मांगते आपसे, ना कर्जा माफ कराते हैं। अरे किसी का लाखों का तो किसी का करोड़ों का ऋण माफ कराते हो, किसी का लाखों का तो किसी का करोड़ों का ऋण माफ कराते हो। मेरा तो किसी योजना में जिक्र भी नहीं करते साहब, कौन सी दुश्मनी निभाते। वाह वाह वाह। मेरा तो किसी योजना में जिक्र भी नहीं करते साहब, कौन सी दुश्मनी निभाते हो। अरे व्यापार संकट में हो तो भी मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता हूं। व्यापार संकट में हो तो भी मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता हूं। अरे भूखे रहकर उपवास के फायदे बताता हूं। व्यापार संकट में हो तो भी मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता हूं। भूखे रहकर उपवास के फायदे बताता हूं। मैं किसी से उम्मीद नहीं कर सकता, मैं किसी से उम्मीद नहीं कर सकता, पर फिर भी मैं सबकी उम्मीद हूं। मैं किसी से उम्मीद नहीं कर सकता, पर फिर भी मैं सबकी उम्मीद हूं। बाजारों की रौनक मुझसे है साहब,
मैं ही दिवाली हूँ, मैं ही ईद हूँ, वाह वाह मैं ही दिवाली हूँ, मैं ही ईद वाह। हूँ। अरे गरीबों के हितों की योजनाओं का हम स्वागत करते हैं। अंतिम पंक्तियां कहना चाहता हूं कि जिस दिन इस देश से मध्यम वर्ग खत्म हो जाएगा, सरकार की जो नीतियां हैं, ऐसा लगता है कि मध्यम वर्ग खत्म होने को है, तब कहता हूं अंतिम पंक्तियां कि जिस दिन इस देश से मध्यम वर्ग खत्म हो जाएगा, सरकार चलाना तो दूर की बात है साहब, देश चलाना तो दूर की बात है साहब, सरकार चलाना मुश्किल वाह हो जाएगा। वाह 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 सरकार चलाना मुश्किल, वाह 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 वाह। सरकार चलाना मुश्किल। बहुत सुंदर भाई। तो दोस्तों ये थे अमित जैन सरफराज जी, जो कि मध्यम वर्ग मतलब हमारी और आपकी बात कर रहे थे। जो हमारे और आपके मन की बात करता है उससे हम कहते हैं क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। तो आइए दोस्तों, अब मैं जिस गीतकार को, जिस कवि को बुलाना चाहता हूं, वह एक प्रख्यात गीतकार होने के साथ साथ एक ऐसी संस्था का सदस्य है जो कि अपने आप में देश की एक अग्रणी हिंदी भाषा के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था होती है, और उसका नाम होता है मातृभाषा उन्नयन संस्थान। दोस्तों, मातृभाषा उन्नयन संस्थान एक ऐसी संस्थान है जो कि विलुप्त होती हमारी हिंदी को वापस उसका गौरव दिलाने के लिए संकल्पित है। इन्होंने हाल में ही लाखों लोगों के हस्ताक्षर अंग्रेजी से हिंदी में परिवर्तित कराए, और जिसके लिए इन्हें विश्व रिकॉर्ड मिला। तो ऐसी संस्था के अग्रणी सदस्य और प्रख्यात गीतकार होते हैं गौरव साक्षी जी। और गौरव साक्षी जी को मैं आमंत्रित करूं, इसके पहले मां हिंदी के चरणों में रखता हूं चार पंक्तियां कि वहां चाहूं और खुशबू है जहां फूलों की क्यारी है, मगर है मां तू इस दुनिया की हर क्यारी से न्यारी है, मगर है मां तू इस दुनिया की हर क्यारी से न्यारी है। और चलो माना तुम्हारा काम बिन इंग्लिश नहीं चलता, चलो माना तुम्हारा काम बिन इंग्लिश नहीं चलता। मैं पूजा मां की करता हूं, मुझे हिंदी ही प्यारी है, मैं पूजा मां की करता हूं, मुझे हिंदी ही प्यारी है। तो आइए दोस्तों, इन्हीं चार पंक्तियों के साथ और आपकी दनादन तालियों के बीच में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं गौरव साक्षी जी को। नमस्ते, मैं गौरव साक्षी कवि इंदौर से पारस टीवी चैनल का बहुत बहुत आभारी हूं। आदरणीय राहुल जैन जी का बहुत आभारी हूं। बहुत धन्यवाद उन्हें प्रेषित करता हूं यहाँ से कि उन्होंने मुझे इस अद्भुत आयोजन में, इस कविता के इस अद्भुत समागम में मुझे आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मेरा मन है कि चूँकि अभी अयोध्या में प्रभु श्री राम लला का मंदिर भी निर्मित हो रहा है और पूरा हिंदुस्तान चूँकि राममय हो चुका है अभी इस समय, भगवान राम पे बहुत कुछ लिखा गया। हम वाल्मीकि जी से शुरू करें तो गोस्वामी तुलसीदास जी, मैथिली शरण गुप्त, और हाल ही में हमारे देश में अमन अक्षर जी का एक गीत है राम गीत जो बहुत प्रचलित है। भगवान राम पर मैंने भी कुछ शब्द सुमन अर्पित करने का प्रयत्न किया है। आप सभी के बीच में मैं वो रखता हूँ। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत। मैं गीत सुनाता हूँ, सुनिएगा। हो राम होना, क्या है राम होना? राम होना सहज तो नहीं है मगर, राम होना सहज तो नहीं है मगर, हो सहज जो गया हो वही राम है। राम होना सहज तो नहीं है मगर, हो सहज जो गया हो वही राम है। राम होना सहज तो नहीं है मगर, हो सहज जो गया हो वही राम है। हो सहज जो गया हो वही राम है। पंख के मध्य भी खिलखिलाता हुआ, पंख के मध्य भी खिलखिलाता हुआ, हो जलज जो गया हो वही राम है। राम होना सहज तो नहीं है मगर, हो सहज जो गया हो वही राम है। और राम होना क्यों सहज नहीं है? उन्होंने ऐसे कौन से काम हैं जो सहजता से कर दिए, जो एक सामान्य आदमी के बस के नहीं थे। सुनिएगा। श्रम की पगडंडियों के सिवा राम ने हमेशा परिश्रम का मार्ग चुना। श्रम की पगडंडियों के सिवा राम ने
दूसरा कोई भी पथ चुना ही नहीं। वाह। श्रम की पगडंडियों के सिवा राम ने दूसरा कोई भी पथ चुना ही नहीं। एक वचन जो पिता का सुना तो कभी, एक वचन जो पिता का सुना तो कभी, अन्य कोई कथन फिर सुना ही नहीं। अन्य कोई कथन फिर सुना ही नहीं। बहुत सुंदर। राज वैभव हो राज वैभव अनुज के लिए हर्ष से, राज वैभव अनुज के लिए हर्ष से, क्षण में तज जो गया हो वही राम है। वाह, वाह। राम होना सहज तो नहीं है, मगर हो सहज जो गया हो वही राम बहुत है। सुंदर। हो सहज जो गया हो वही राम है। और जब प्रभु श्री राम को वनवास जाने का आदेश दे दिया गया अपने पिता के द्वारा, तो वो वन की ओर जब गमन कर रहे थे और माता सीता का जब हरण हो चुका था, तो सहायता के लिए वो चाहते तो रास्ते में आने वाले कई राज्यों से, कई सम्राटों से मदद ले सकते थे, और कई सम्राट उनके चरणों में आके गिर जाते कि प्रभु श्री राम हम आपकी मदद करना चाहते हैं, क्योंकि आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आप रघुकुल भूषण हैं। लेकिन फिर भी प्रभु श्री राम ने किन लोगों की मदद ली, मैं अगला बंद स्वागत रखता हूं भाई, आपके स्वागत। सामने। हो सहज जो गया हो वही राम है। राज महलों से विनती नहीं की कभी, राज महलों से विनती नहीं की कभी, आम जन को ही संग में मिलाते चले। राज महलों से विनती नहीं की कभी, आम जन को ही संग में मिलाते चले। संग के वट के सरिता हुए पार तो, संग के वट के गंगा हुए पार तो, बैर शबरी के जूठे भी खाते चले। वाह, वाह, वाह। बैर शबरी के जूठे भी खाते चले। धरा पर मुकुट स्वर्ण का शीश पर, धरा पर मुकुट स्वर्ण का शीश पर, मल के रज जो गया हो वही राम वाह, है। वाह, वाह। राम होना सहज तो नहीं है, मगर हो सहज जो गया हो वही राम है। हो सहज जो गया हो वही राम है। और हमेशा ये सच्चाई भी है कि ये समाज पुरुष प्रधान रहा है हमेशा से। माता जानकी से की तरफ से भगवान श्री राम पे कई आरोप लगे, लेकिन एक छोटी सी भूल हमारी माँ जानकी से भी हुई थी। लेकिन फिर भी प्रभु श्री राम ने अपने बड़े हृदय का परिचय देते हुए अपनी पत्नी की उस छोटी सी भूल को स्वीकारा और उन्हें लंका में जाकर उन्हें मुक्त करवा के लेके आए। हमारा पुरुष समाज, जो कि यदि पत्नी खाना बनाए उसमें नमक भी अधिक हो जाए तो पत्नी पे टिप्पणी करने वाला है या उस पर आक्रोश करने वाला है पुरुष समाज, और भगवान श्री राम आदर्श के रूप में क्या अंतर है, स्वागत मैं है, आपके स्वागत। सामने रखता हूँ। स्वर्ण मृग की छटागर यदि जान की, के हृदय को अधिक यूं लुभाती नहीं है। परम सत्य होता नहीं अपहरण, जो सिया लांग रेखा को जाती वाह, नहीं। वाह। बहुत बहुत धन्यवाद पारस टीवी चैनल का, बहुत आदरणीय बढ़िया राहुल भाई। जैन साहब का बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर जय भाई, हिंद। बहुत सुंदर। तो दोस्तों, ये थे गौरव साक्षी जी, जिन्होंने भगवान राम पर एक बहुत ही बेहतरीन गीत प्रस्तुत किया। और आइए हम भी उनकी कविता को देते हैं मान्यता और कहते हैं क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। दोस्तों, आपने पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई की बड़ी कहानियां सुनी होंगी, पर आज हमारे बीच में एक ऐसे कवि आए हुए हैं जिनके अंदर पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई दोनों की खूबियां शामिल हैं। क्योंकि एक तरफ तो वह भारतीय पुलिस में अपनी सेवा देते हुए अपने बाहुबल का परिचय कराते हैं, वहीं दूसरी ओर अपनी काव्य शक्ति से लोगों के हृदय में देशभक्ति की ज्वाला प्रज्वलित करते हैं। और वह देश के बहुत ही
प्रतिष्ठित वीर रस के राष्ट्रीय कवि हैं, जिनका नाम है दादा मदन मोहन समर जी। तो आइए दोस्तों, श्री मदन मोहन समर जी को आपकी जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित करूं। इसके पहले रखता हूं अपनी 4 पंक्तियां कि जिनकी शम्मा खुद बाहर के मियां जलाते हैं, देख तरक्की वो भी मेरी जिया जलाते हैं। कि जिनकी शम्मा खुद बाहर के मियां जलाते हैं, देख तरक्की वो भी मेरी जिया जलाते हैं। और फूंक मारने वाले सुन लो, बुझा न पाओगे, हम आंधी को न्योता देकर दिया जलाते हैं, हम आंधी को न्योता देकर दिया जलाते हैं। तो आइए दोस्तों, आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं दादा मदन मोहन समर जी को। नमस्कार, मैं चौधरी मदन मोहन समर भोपाल से स्वागत करता हूं आप सभी का पारस टीवी के माध्यम से, और धन्यवाद देता हूं भाई राहुल जैन को, जो वाह क्या बात है कवि जी के एपिसोड को लेकर आपके सामने आ रहे हैं हम लोगों के साथ। आभार दादा, आभार आभार। मैं प्रणाम करता हूं भगवान महावीर को, जिन्होंने इस सृष्टि को, इस दुनिया को सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और शांति का पाठ पढ़ाया। मेरे जितने भी दर्शक यहाँ पर मौजूद हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं उन सब का अभिवादन करता हूँ। आइए अपनी कविता प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहले मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि पथ कंटीला है तुम्हारा, लक्ष्य भी दुर्गम बड़ा, रोकने को है गति अवरोध पग पग पर खड़ा। पार्थ के वंशज तुम्ही सौभद्र के तुम हो सखा, संग्राम जीता है उसी ने जीतने को जो लड़ा। संग्राम जीता है उसी ने जीतने को जो। बहुत सुंदर। दोस्तों, जीवन की डगर बहुत कठिन होती है, किंतु हमारा हौसला उसे बहुत आसान बना देता है। बस इसी तरह की एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। स्वागत है, स्वागत है। आइए। होंगे वो सूखे पत्ते उड़ जाएं झोंकों में, तुम आंधी से विद्रोही बनकर लड़ना सीखो। वो निर्बल टूटी पतवारें हैं जो तट पर डूबे, तुम धारा को चीर चीर कर बढ़ना सीखो। तुमको चट्टानें क्या रोकेंगी, तुम झरने निर्बाध गति के, जीवन पथ पर मिल जाते हैं ठोर ठिकाने लाभ क्षति के। इन्हें देखकर नहीं बहकना, नहीं चहकना, मत खो जाना, आह्लादों या अवसादों में कहीं ठहर कर मत सो जाना। रुकना तो उनको आता है जो थक जाते हैं, तुम काल चक्र सा चलना सीखो। होंगे वो सूखे पत्ते उड़ जाएं झोंकों में, तुम आंधी से विद्रोही बनकर लड़ना सीखो। वाह 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 वाह। मैं आपकी तालियां चाहूंगा, आपकी तालियां दीजिएगा और ये बंद सुनिएगा। विकृति होती है जो मगन हुए बिन गढ़ी गई, हार उसी लड़ाई में जो आधे मन से लड़ी गई। बिन कलश धरे जो लौट गया, उसका निर्माण अधूरा है पूज्य युगों तक नींव वही जिसके सिर धरा कंगूरा है। वो माटी के मादो होते हैं जो ढलते हैं दूजे के सांचों में, तुम अपने को खुद गढ़ना सीखो। होंगे वो सूखे पत्ते उड़ जाएं झोंकों में, तुम आंधी से विद्रोही बनकर लड़ना सीखो। वाह वाह वाह। सबसे तप्त क्या होता है और वो क्या करता है, इसमें प्रयोग करने की कोशिश कर रहा हूं। वो ताप बिंदु क्या लोहे को जिसने कर दिया तरल ना हो, विषधर को धार सका वो क्या खुद जिसके कंठ गरल ना हो। जिसने पगधार धरा अपने ध्वज को स्थिर अक्षुण्ण किया, उसने ही सूर्य चंद्रमा की तेजस किरणों का पुण्य किया। खो गया अंधेरों में वो ही जिसको जलने से परहेज रहा, तुम तेज पुंज सा तपना सीखो। होंगे वो सूखे पत्ते उड़ जाएं झोंकों में, तुम आंधी से विद्रोही बनकर लड़ना सीखो। वाह वाह। तो दोस्तों, आपके आसपास से एक उदाहरण उठा रहा हूं कविता के बंद के लिए। कल्पना कीजिएगा और देखिएगा इसको कि ये बंद क्या कहता है और आपके आसपास का ये माहौल क्या कहता है। बरसाती नाले वर्षा के दम पर तट की मर्यादा तोड़ा करते हैं, फिर छोटे छोटे व्यवधानों से डर अपने पथ मोड़ा करते हैं।
जिनको पाने की चाहत हो वो तूफानों में बढ़ जाते हैं। भयभीत हुए जो भंवर देख तट पर रुककर सड़ जाते हैं। वो लहरें भी क्या सिमटे जाकर बंधानों में। तुम सागर के सीने पर उत्पात मचाना सीखो। होंगे वाह, वो वाह, सूखे पत्ते उड़ जाएं झोंकों में। तुम आंधी से विद्रोही बनकर लड़ना सीखो। तुम आंधी से विद्रोही बनकर लड़ना सीखो। ये वक्त बहुत ही नाजुक है, हम पर हमले दर हमले हैं। ये वक्त बहुत ही नाजुक है, हम पर हमले दर हमले हैं। दुश्मन का दर्द यही तो है, हम हर हमले पर संभले। वाह, वाह, सैनिक, ओ सैनिक, सैनिक सीमा साधे रहना। हम भीतर देश बचाएंगे। तुम कसम निभाना सरहद पर, हम अपना नमक चुकाएंगे। वाह वाह युवा 18 से 35 तक बने कमांडो भारत का, ये रखे हौसला उत्तर दे दुश्मन की घृणित शरारत का। मरने की बात पुरानी है, अब बिना मरे हम मारेंगे और अपनी उंगली दिए बिना दुश्मन के मुंड उतारेंगे। वाह। अपनी उंगली दिए बिना दुश्मन के मुंड बहुत उतारेंगे। सुंदर था। धन्यवाद। जय भारत। बहुत जय। बहुत आभार। तो दोस्तों, ये थे दादा मदन मोहन समर जी, जो कि हौसले की कविता सुना रहे थे, देशभक्ति की कविता सुना रहे थे, मोटिवेशन की कविता सुना रहे थे। तो आइए लेते हैं हम उनकी कविताओं से शिक्षा और कहते हैं क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। तो आइए दोस्तों, अब मैं जिस कवि को आमंत्रित करने जा रहा हूं वह देश के सबसे वरिष्ठ हास्य कवियों में से एक हैं और 80 वर्ष की उम्र में भी अपनी पूरी ऊर्जा लगाकर अपनी कविताओं में हास्य और व्यंग्य का तड़का लगाते हैं। तो देखते हैं कि आज वह अपने चिराग में से कौन सा जिन्न निकालते हैं और अपने जादू से हमें सराबोर करते हैं। तो आइए आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं श्री धूमकेतु जी को। पारस चैनल का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और राहुल भैया जो इसके सर्वे सर्वा हैं पूरे देश में और पूरे विश्व में, जो कविताओं के माध्यम से भावों को प्रकट कर रहे हैं, मैं राहुल भैया को भी अभिनंदन करता हूं। आभार दादा। आइए कुछ हास्य की कविताएं आपके सामने रखता हूं। कहना चाहता हूं कि प्रेमिका की मोटी मोटी आंखों में हजार वाल वाली रोशनी मंद पड़ती हुई देख हमने पूछा, डियर तुम्हें कौन सा गम है? वे बोली, धूमकेतु जी लोड ज्यादा है, बोलते कम। आइए, मुझसे बार बार लोग कहते हैं कि दादा अब आप वो कविता सुना दो जो आपने विश्व हास्य कवि सम्मेलन में 1985 को सुनाई थी। आइए, मैं ये कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र देश के लिए बहुत बड़ी बात है। चुनाव पूरे 5 प्रांतों में हो भी रहे, लोकतंत्र के कारण ही देश चल रहा है। आपने न मालूम कितने दलों की सरकारें बनवा दी, कांग्रेस की भी बन गई, बीजेपी की भी बन गई, आपकी भी बन गई, मार्क्सवादियों की भी बन गई, डीएमके की भी बन गई, समाजवादियों की भी बन गई। किसी दिन आपका मूड हो कि चलो यार अब एक मौका इन कवियों और शायरों को भी दे देते हैं, वो कवियों और शायरों की सरकार बनवा दें, तो फिर हमारा घोषणा पत्र क्या होगा? हाँ जी। लीजिए, सुन लीजिए। राजनीतिज्ञों की बढ़ती हुई तंदुरुस्ती से चिढ़कर देश की जनता ने कवियों पर विश्वास किया और उन्हें म्युनिसिपैलिटी से लेकर लोकसभा तक के चुनाव में भारी बहुमत से जितवा दिया। बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति जी ने सरकार बनाने के लिए बुलाया, लेकिन अफसोस कि हफ्ते भर के इंतजार के बाद भी कोई सर्वमान्य नेता सरकार बनाने नहीं आया। देश में उठाए संवैधानिक विवाद को निपटाते हुए राष्ट्रपति जी ने 21 सदस्यीय बेडरूमी कवियों की सरकार गठित कर दी और सभी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी। 21 प्रधानमंत्री, सभी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी। कवियों की सरकार ने भी तुरंत फुरत अपना बहुसूत्री नीति पत्रक जनता के सामने प्रस्तुत किया, तो जनता ने उसके प्रारंभिक सूत्रों को देखते ही अपना माथा ठोक लिया। पहला सूत्र था, देश हमारी नीतियों से खुशहाल होकर नाचेगा, गाएगा, तालियां बजाएगा जब प्रत्येक प्रांत के मुख्यमंत्री को 2-2 लाख कविता उत्पादन का लक्ष्य सौंपा जाएगा। अब खेतों में मुक्तक, रुबाई, सवैया, छंद के
बीज डाले जाएंगे और इस प्रकार कविताओं की लहलहाती हुई फसल उगाएंगे। जिन्हें तुक मिलाना आएगा वही चुनाव लड़ने के योग्य पाया जाएगा। अधिकारी कविताओं में आदेश प्रसारित करेंगे और हमारे दुश्मन टैंकों, तोपों, मिसाइलों, गोलों की बजाय छंद, दोहे, छप्पे, शॉर्टों से मरेंगे। नौकरियों में कवियों के लिए 100% पद आरक्षित रखे जाएंगे और शहरों, कस्बों, गली कूचों, चौराहों के नाम मशहूर कवियों के नाम पर, जैसे पागल नगर, सांड सड़क, सूंड कॉलोनी, भूभू चौराया, सनीचर गली, फटीचर मोहल्ला चमकते हुए नजर आएंगे। हॉस्पिटल में मेजर ऑपरेशन के समय रोगी को क्लोरोफॉर्म की जगह नई कविता सुनाई जाएगी ताकि ऑपरेशन के पूर्व ही रोगी को सदा सदा के लिए संतोष की नींद आए। तो जिस कुंवारी कन्या में कविता सुनने का धैर्य पाया जाएगा उसे ही शादी योग्य है सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। इस पुनीत कार्य हेतु नियुक्त किए गए धूमकेतु लॉटरी का उपयोग कर कुछ गलेबाज सुंदरी, जिन्हें कवित्री कहना पड़ेगा, चुनी जाएंगी। वही राष्ट्र के मनोरंजनार्थ गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर दादरा, ठुमरी, गजल गाएंगी। अब पहलवानों के नाम बदल दिए जाएंगे। गामा, बोलू, कीकड़, दारा, चंदगी राम की बजाय अल्हड़, हुल्लड़, कुल्लड़, तुक्कड़, भुक्कड़ जैसे सरल सौम्य नाम रखे जाएंगे। संविधान में संशोधन कर सारे नेताओं को जेलों में बंद रखेंगे। नेता से मेरा मतलब यह है भ्रष्ट नेताओं से। सारे नेताओं को जेल में बंद रखेंगे, उन पर नई नई कविताओं का प्रयोग करेंगे। वे कितना भी रोएं, गिड़गिड़ाएं, विश्व अदालतों में गुहार लगाएं, भले ही कहें कि हमारी जान ले लो मगर हमें कविता मत सुनाओ। इसके बाद भी हम उनकी जान नहीं लेंगे, बल्कि सुबह शाम उठते बैठते चाय नाश्ते में उन्हें नवजात कविताएं देंगे। क्योंकि इन नेताओं ने देश के करोड़ों नंगे भूखे लोगों को वर्षों भाषण खिलाया है। पानी के नाम पर ठेस, कुंठा, संतरास, बेरोजगारी का जहर पिलाया है। इनके चापलूसों ने गरीबों की बेटियों को दहेज के नाम पर बासंती कफन दिया है और इनके झूठे आश्वासनों के भुलावे में हजारों शंकर, लाखों मीरा, करोड़ों सुकरातों ने हलाहल पिया है। इन्होंने तो बांधों को खाया, पुलों को पचाया, कारखाने निगल गए। इनके बदहवास साफ क्या के नैतिकता, आचरण, मर्यादाओं के मापदंड बिगड़ गए। इन्होंने बच्चों को जवान होने के पहले बूढ़ा बनाया है। इन्होंने बच्चों को जवान होने के पहले बूढ़ा बनाया है। उनकी स्लेट, किताब, खिलौने की क्या बात करें, उन्हें दाने दाने से तरसाया, उन्हें दाने दाने से तरसाकर संगीनों की नोकों पर उछला है। इन्होंने सीमा की रक्षा करने वाले कर्तव्यस्थ फौजियों को समझौतों की टेबल पर अपमानित किया है और इस प्रकार सत्यमेव जयते की पीठ में विश्वासघात का छुरा घोंप दिया है। इन्हें तो जेलों में बंद रखेंगे, इन पर नई नई कविताओं का प्रयोग करेंगे। ये मैंने आपको कविता सुनाई। तो दोस्तों ये थे श्री धूमकेतु जी, जो कि अपने हास्य की फुलझड़ियों से ठहाकों की रोशनी कर रहे थे। तो इसी रोशनी की चकाचौंध में आकर हम भी कहते हैं क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। तो आइए दोस्तों, अब चलने का समय हो गया है। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी जगह इसी समय। तब तक के लिए जय जिनेंद्र। क्या बात है कवि जी।